ओके, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं एनएमआर की। तो एनएमआर में अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इन एनएमआर। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। तो एनएमआर के अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े कि एनएमआर की वर्किंग कैसे होती है ना। जो मैंने जो इतने भी लेक्चर अभी तक बनाए हैं या अपन पढ़े हैं, वो सभी लेक्चर इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आप एनएमआर का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे कि एनएमआर वर्क कैसे करता है, ठीक है। बाकी आगे उन जो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या बात किया था, तो अपन ने बात कर रहे थे पॉपुलेशन डेंसिटी की। और पॉपुलेशन डेंसिटी में मैंने आपको एक रेशो बताया था n1/n0, ठीक है। तो n1/n0 की वैल्यू जब 1 होती है तो एब्जॉर्प्शन होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया कि एब्जॉर्प्शन उस कंडीशन में नहीं होता है ना। तो अपन ने ये देखा था लास्ट लेक्चर में कि आपके जो लोअर एनर्जी लेवल है और हायर एनर्जी लेवल है, तो लोअर एंड हायर एनर्जी लेवल में आप किस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी का डिफरेंस कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, अपन ने ये देखा था। अपन ने यहाँ पे ये देखा था कि जितना ज़्यादा आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, जो डेंसिटी का जो डिफरेंस है वो उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। तो अगर आपको एनर्जी डिफरेंस के अलग लोअर एनर्जी लेवल में और हायर एनर्जी लेवल में पॉपुलेशन डेंसिटी का डिफरेंस जनरेट करना है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना चाहिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये अपने बात, और ये क्यों ज़रूरी है, तो मैंने यहाँ पर कहा था कि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो उससे क्या होगा, तो अगर आप जो ग्राफ आपकी जो एनएमआर का जो ग्राफ आएगा उसमें जो पीक आएगा, उस पीक की इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, पीक की इंटेंसिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो इस पीक की इंटेंसिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये पॉपुलेशन डेंसिटी का डिफरेंस बहुत ज़रूरी है ना। तो जिससे आपकी जो पीक है वो बहुत क्लियर आएगी, ठीक। तो ये पुराने लेक्चर के बाद मैंने पुराने लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, एक बार उसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, छोटा सा लेक्चर होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इन एनएमआर। मतलब यहाँ पे अपन क्या बात करते हैं, तो बेसिक्स अपना सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है एनएमआर का, कि आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस स्पिन करता है, उसका मैग्नेटिक मोमेंटम होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है ना। उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो विद द मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। फिर उसको बाहर से रेडिएशन देते हैं, वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। मतलब कुल मिला के एनएमआर में जो स्पेक्ट्रा अपन स्टडी करते हैं, है ना, जो स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं, वो स्पेक्ट्रम कौन सा होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एब्जॉर्प्शन कब होगा, या फिर दूसरी लैंग्वेज में होगा रेजोनेंस कब होगा, जब आपके न्यूक्लियस का जो प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी है ना, या लार्मोर फ्रीक्वेंसी है, वो आपकी जो एक्सटर्नल रेडिएशन है, रेडिएशन की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से जब मैच हो जाएगा, तब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, तब रेजोनेंस हो जाएगा, और रेजोनेंस से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और ये बेसिक सा डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर रहे हो, और मैंने ये भी बताया था कि आपको जो रेडिएशन है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ईजी है ना। एनएमआर अपन आप आसानी से उसको आप समझ सकते हो। आज अपन बात कर रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब अपन को करना क्या है, देखो एनएमआर का मेन पर्पस क्या है, कि आपके पास जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसकी स्टडी करनी है। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्टडी मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपको जो भी दे रखा है उसमें कार्बन है, एक हाइड्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है, उसका पता लगाना है आपको, है ना। उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, उसके स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, स्पेक्ट्रम की जरूरत पड़ेगी। कौन सा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो आप क्या करोगे, एक सैंपल लोगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक सैंपल की फॉर्म में लोगे, उसको मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे और क्या निकालोगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा निकालोगे, स्पेक्ट्रम की स्टडी करोगे और आप उस स्टडी से बता दोगे कि हाँ भाई ये जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे ऐसे तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ऐसे ऐसे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है ना। इस तरह की अपन बात करते हैं। बट अब यहाँ पे अपन बात करें कि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लाने के अपने पास दो अलग अलग तरीके हैं, है ना। दो तरीके से आप ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फाइंड आउट कर सकते हो, जिसकी स्टडी करनी है आपको। या फिर मैं यूँ कहूँगा कि यहाँ पे ग्राफ मिलते हैं आपको। क्या मिलते हैं, स्पेक्ट्रम अपन बोल रहे हैं, स्पेक्ट्रा ही मिलता है, पर वो किसकी फॉर्म में मिलता है, ग्राफिकल फॉर्म में मिलता है आपको। तो आप उस ग्राफ की स्टडी करके बता सकते हो, आपको सिग्नल्स मिलते हैं ग्राफ के अंदर, जिससे आप स्टडी करके बता सकते हो कि कौन सा मॉलिक्यूल है और कौन सा नहीं है। तो वो ग्राफ कैसे होते हैं उसकी बात तो अपन बाद में करेंगे, है ना। ग्राफ का नेचर क्या होता है, इसके बाद ग्राफ का बिहेवियर कैसा होगा, उस सब की बात डिस्कशन अभी अपन बात करेंगे कि अगर आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा चाहिए एनएमआर में तो आपके पास कौन कौन से तरीके। देखो, तो फर्स्ट तरीके की अपन बात करते हैं, उसको बोला जाता है लीनियर स्पेक्ट मेथड।
क्या मतलब है लीनियर स्वीप मेथड? तो लीनियर स्वीप मेथड में क्या करते हैं देखो, तो यहां पर आपको क्या करना है, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को H नॉट से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, अपन H नॉट से डिनोट करते हैं। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो आपका जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, प्रिसिजन करेगा, है ना, ओमेगा नॉट। प्रिसिजन फ्रीक्वेंसी या लार्मर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा नॉट, और ये प्रिसिजन फ्रीक्वेंसी करेगा। और आप उस पर क्या करोगे, एक्सटर्नल रेडिएशन को आप अप्लाई करोगे, है ना। तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैच होगी, प्रिसिजन फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नेटिक फील्ड की जो फ्रीक्वेंसी मैच होगी रेडिएशन की, वैसे ही एब्जॉर्प्शन हो जाएगा आपके। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, लीनियर स्वीप मेथड में जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको कांस्टेंट कर देते हैं, है ना, या कांस्टेंट बोलने से अच्छा मैं बोलता हूँ कि इसको फिक्स्ड कर देते हैं। तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स करोगे तो डेफिनेटली लार्मर फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी, ठीक है। और तो इसका मतलब है लार्मर फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होने का मतलब क्या है कि आपका जो न्यूक्लियस है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या करेगा, प्रिसिजन करता रहेगा, है ना, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर प्रिसिजन करता रहेगा। और आप क्या करोगे, एक्सटर्नल रेडिएशन को लो सिग्नल टू हाई, मतलब सॉरी, लो स्ट्रेंथ तो हाई स्ट्रेंथ तक ले जाओगे, है ना। पहले इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रखोगे आप कम, देखो ये अब फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू है ना। तो आप क्या करोगे, रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है, और रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को मैं शो कर देता हूं ओमेगा सॉरी न्यू से। तो इस न्यू को आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। आप धीरे 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 इसको क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे और जैसे ही एक्सटर्नल रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी आपकी किससे मैच हो जाएगी, प्रिसिजन फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएगी, वैसे ही क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ये पहले भी मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो जैसे ही आपके रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रिसिजन फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएगी, जैसे एक्सटर्नल ये बाहर से रेडिएशन आ रहा है और ये फ्रीक्वेंसी प्रिसिजन फ्रीक्वेंसी है न्यूक्लियस की, दोनों की फ्रीक्वेंसी जैसे मैच हुई, रेजोनेंस हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगी, एक पीक मिलेगी, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन हो गया आपके। तो इस तरह से भी अपन क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा फाइंड आउट कर सकते हैं एनएमआर का। अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ का आइडिया दूं तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो जैसे ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे मैं क्या रखूंगा, यहाँ पे रखता हूं मैं न्यू, मतलब रेडिएशन, यहाँ पे मैं रखता हूं रेडिएशन फ्रीक्वेंसी को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रेडिएशन फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ, मैंने अभी बताया मैं रेडिएशन फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूँ। और वाई पे मैं क्या यहाँ पे क्या रख देता हूँ, इंटेंसिटी, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या रख देते हैं, इंटेंसिटी को रख देते हैं। तो यहाँ पर अब इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, है ना, एब्जॉर्प्शन कितने अमाउंट में हो रहा है उसकी इंटेंसिटी की बात करें। तो यहाँ पर आप जैसे जैसे रेजोनेंस एक्सटर्नल रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे, ठीक है, जैसे ही उसकी फ्रीक्वेंसी प्रिसिजन फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी वैसे ही एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और जैसे ही एब्जॉर्प्शन होगा आपको क्या मिलेगी, एक पीक मिलेगी, ठीक है। इस तरह से आपको क्या मिलेगी, पीक मिलेगी, ठीक है। तो ये जो पीक यहाँ पे मैंने बनाई है ये आप किसको डिनोट करती हैं, एब्जॉर्प्शन को डिनोट करती है कि भाई क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और इस पीक की स्टडी करके आप बता सकते हो कि कौन सा एलिमेंट है जिसने ये एब्जॉर्प्शन किया है। क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सर एब्जॉर्प्शन तो एक ही बार हो रहा है और अपन फ्रीक्वेंसी पीक अलग अलग क्यों बना रहे हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक ही न्यूक्लियस बनाया है, ठीक है, पर रियलिटी में तो ऐसा होता नहीं है। आपके पास सैंपल होता है, सैंपल में तो आपके पास बहुत अधिक, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ या लार्जर अमाउंट में क्या होंगे, न्यूक्लियस होंगे। और हर न्यूक्लियस जैसे एक ही हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन एक है, पर उस एक ही न्यूक्लियस में उस हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब क्या है कि हाइड्रोजन कार्बन से भी कनेक्टेड हो सकता है, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से भी कनेक्टेड हो सकता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से भी कनेक्टेड हो सकता है। तो एक ही हाइड्रोजन, जैसे मान लो कि अगर ये मान लो कि एब्जॉर्प्शन किसने किया, हाइड्रोजन ने किया। आपके पास मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल ने में हाइड्रोजन ने एब्जॉर्प्शन किया है, बट अब हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट भी क्या है, अलग अलग है ना। तो अलग अलग इन्वायरमेंट वाला हाइड्रोजन है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेंगे। इसलिए आपके पास में एक ही ग्राफ में, भले आप हाइड्रोजन की ही क्यों ना स्टडी कर रहे हो, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पीएमआर बोलते हैं, अपन उसको क्या बोलते हैं, पीएमआर बोलते हैं। भले आप पीएमआर में क्यों ना स्टडी कर रहे हो, पर आपके पास हो सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पिक्स आए, क्योंकि हाइड्रोजन के इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है। और ये इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट होता है एब्जॉर्प्शन पर, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ अपन क्या पढ़ रहे हैं कि भाई लीनियर स्वीप मेथड में क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स्ड कर देते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड होती है
तो आपके लार्मर फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड हो जाती है और अपन क्या करते हैं, रेडिएशन को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। जैसे ही रेडिएशन, एक्सटर्नल रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी लार्मर फ्रीक्वेंसी से मैच होती है, प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी से मैच होती है, रेजोनेंस होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और उसको इस तरह से अपन ग्राफ में क्या करते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, और इस ग्राफ की क्या करो, स्टडी करो, या स्पेक्ट्रा की स्टडी करो। नेक्स्ट अपन मेथड का डिस्कशन करते हो। नेक्स्ट मेथड है आपके पास फील्ड स्वीप मेथड। अब ये फील्ड स्वीप मेथड क्या है? अब इसमें क्या करते हैं फील्ड स्वीप मेथड में कि यहां पर जो एक्सटर्नल रेडिएशन है, जो रेडिएशन आप इंसिडेंट करा रहे हो, उस रेडिएशन को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। मतलब जो ये आपके, मैंने रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या ली थी, न्यू, इस न्यू को क्या कर देते हैं, फिक्स्ड। और चेंज किस में करते हैं, प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हैं। अब प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करके। मतलब क्या करते हैं, इसको तो मैंने फिक्स कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को धीरे धीरे क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा। इसको जैसे जैसे इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे आपकी प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। जैसे पहले मान लो कि भाई बिल्कुल न्यूक्लियस क्या था, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, न्यूक्लियस में आ गया, विद द फील्ड आ गया। फिर धीरे धीरे अब एक्सटर्नल मैग्नेट रेडिएशन तो आप दे ही रहे हो, पर वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। जितना रेडिएशन आप दे रहे हो उतना ही रेडिएशन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। कोई मतलब नहीं, एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा क्योंकि रेजोनेंस नहीं हो रहा है ना। फिर आपने जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे, आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया तो प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, और जैसे ही प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, है ना। और एब्जॉर्प्शन से आप फिर से आपको क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा। ग्राफ कैसा मिलेगा, वही यहाँ पर आपके वाई एक्सिस, यहाँ पर आपकी एक्स एक्सिस, यहाँ पर अभी भी मैं क्या लिख देता हूँ, इंटेंसिटी, है ना। और यहाँ पर अब मैं क्या लिख दूंगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एच नॉट लिख दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही होगा। तो धीरे धीरे आप क्या करिए, तो फिक्स्ड है वैल्यू, है ना। आप क्या हो रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की आपको क्या मिलेगी, पिक्स मिलेंगी। अब ये जो पीक मिली, ये भी क्या मिल रही है, मैंने 3 पीक बनाई है, अलग अलग ज्यादा पीक मिल सकती है, क्योंकि वही इन्वायरमेंट का इफेक्ट होगा, है ना। और इन्वायरमेंट के इफेक्ट को अपन कल स्टडी करेंगे। तो क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है आपके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इन एनएमआर। तो 2 टाइप से अपन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा फाइंड आउट करते हैं। अब बात करते हैं कि मैक्सिमम जो आपके लैब के अंदर, जैसे लैब के अंदर आपके पास जब एनएमआर होता है या किसी इंडस्ट्री में एनएमआर यूज होता है, तो वहां पर कौन सा मेथड यूज किया जाता है, वहां पर आपके मैक्सिमम टाइम मेथड कौन सा होता है, जो अपन ने सेकंड मेथड पढ़ा है, फील्ड स्वीप मेथड। क्योंकि यहाँ पर जो आपके लीनियर स्वीप मेथड है, ये थोड़ा सा रेडिएशन को बार बार चेंज करना, है ना, रेडिएशन के ऑक्सीलेशन को चेंज करना, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। मतलब इसके जो एपरेटस आता है ये एक्सपेंसिव होता है, और ये थोड़ा टफ भी होता है कि रेडिएशन की, मतलब धीरे धीरे रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। तो इसलिए जो इंडस्ट्री वगैरह में देखो, अब जहाँ पे करना पड़ता है वहाँ तो करेंगे, है ना। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंस भी होती है कि भाई नहीं, वहाँ पर जब लीनियर स्वीप मेथड ही यूज होता है तो वहाँ लीनियर स्वीप मेथड ही यूज होगा। बट जनरली अपन क्या, कौन सा मेथड यूज करते हैं, फील्ड स्वीप मेथड, क्योंकि ये थोड़ा इजी है। इजी इसलिए है क्योंकि इसमें फिक्स रेडिएशन अपन फिक्स रेडिएशन का यूज करते हैं, रेडिएशन फ्रीक्वेंसी का, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को धीरे धीरे चेंज करना इतना मुश्किल नहीं है, या यहाँ इसके जो एपरेटस होते हैं वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या बात करेंगे, जैसे मैंने पिक के बारे में बात की, है ना, कि एक ही मैं हाइड्रोजन, जैसे मैं पीएमआर ही कर रहा हूँ, है ना, मैं सिर्फ हाइड्रोजन की स्टडी कर रहा हूँ, बट एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है, बट उन सबकी पीक अलग अलग आ रही है। अब इसका रीजन क्या है, तो हाइड्रोजन पे किसका इफेक्ट हो रहा है, इन्वायरमेंट का, कि हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट अलग अलग है। ठीक है, तो उस इन्वायरमेंट की स्टडी करेंगे कि भाई जो आपका न्यूक्लियस, आपके जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, उस पर इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो आगे के जो लेक्चर्स होंगे अपन उसमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।